अब जो नेक्स्ट आपके पास चीज़ आती है ना, वो है बेसिकली फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक लार्जर लेवल पर हमारी बॉडी में क्या होता है कि एक सब्सटेंस की रिलीज या तो दूसरी सब्सटेंस की रिलीज को इनकरेज करवाती है या इनहिबिट करवाती है, उसको हम कहते हैं फीडबैक। ठीक है, यानी एक चीज आई है, उसने दूसरी को फीडबैक दिया है कि अब तुमने आना है या तुमने स्टॉप हो जाना। दो टाइप के हैं, एक पॉजिटिव फीडबैक, एक नेगेटिव फीडबैक। अब जो आपका पॉजिटिव फीडबैक होता है ना, इसका मतलब होता है कि हमारी बॉडी में एक केमिकल या कोई हार्मोन, कोई भी चीज़ रिलीज हुई है, ठीक है, उसने दूसरे केमिकल को स्टिमुलस दिया है कि मैं आ गया हूँ, अब तुम भी आ जाओ। ठीक है, बेसिकली दैट इज फीडबैक मैकेनिज्म। सबसे कॉमन फीडबैक मैकेनिज्म का एग्जाम्पल है चाइल्ड बर्थ। ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ क्या होता है कि जो फीटल कॉर्टिसोल है वो इनिशिएट करता है चाइल्ड बर्थ। ये आपका पेपर का एमसीक्यू है। उससे क्या होता है कि बेसिकली ब्रेन स्टिमुलेट होती, और ब्रेन स्टिमुलेट होती है और वो रिलीज करती है ऑक्सीटोसिन। अब ये जो ऑक्सीटोसिन होता है ये जाता है यूट्रस के अंदर, वहाँ से कॉन्ट्रैक्शंस को स्टिमुलेट करता है, हेड ऑफ बेबी पुश होता है, और फिर वो दोबारा सर्विक्स को एक इम्पल्स देता है कि अब सर्विक्स का टाइम आ गया है टू डायलेट, सो वी नीड मोर पुश। तो वो दोबारा से पुश होता है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड चाइल्ड बर्थ या पॉजिटिव फीडबैक, जिसमें क्या होता है कि आपकी जो कॉन्ट्रैक्शंस होती है ना, वो टाइम के साथ साथ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाती हैं। इस चीज़ को हमने कहा है पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक में फिर आपकी और भी एग्जांपल्स आ जाती हैं। इसमें आपका आता है ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म, एलएच सर्ज, या फिर ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल या इफेक्ट ऑफ ऑक्सीटोसिन ऑन यूट्राइन मसल। अब आता है नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक का मतलब है कि बॉडी में एक चीज़ रिलीज हुई है, अब उस एक चीज़ ने ना बाकी की जो बॉडी है ना उसको स्टिमुलस दिया है कि अब तुम लोग रिलीज ना हो या तुम लोग ना आओ, मैं आ गया हूँ तुम लोग नहीं आओ। ठीक है, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक मेनली कहाँ होता है? आपके हार्मोन्स में होता है। सपोज हमारी बॉडी में क्या है कि हमारी बॉडी में T3 लो है, TSH हमारा स्टिमुलेट हुआ है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, उसने T3 को इंक्रीज करवाया है, ये T3 अब आ गया है। अब इसने वापस जा कर के TSH को स्टिमुलस दिया है कि अब बस रुक जाओ, अब तुमने और नहीं रिलीज होना क्योंकि मैं अब आ गया। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड योर नेगेटिव फीडबैक, जहाँ पर एक चीज़ जो रिलीज हो रही है ना, वो बेसिकली क्या कर रही है, वो स्टॉप कर रही है बाकी चीज़ों को रिलीज होने से। ठीक है, ये है फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म के ना सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, इसके एग्जांपल्स की बेस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, या ये पूछ लिया जाता है कौन सा हार्मोन नेगेटिव फीडबैक, कौन सा पॉजिटिव फीडबैक का। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास चीज़ आती है ना, उसको हम कहते हैं सेल साइकिल। अब सबसे पहले तो सेल साइकिल होता क्या है? सेल साइकिल बेसिकली ये होता है कि हमारा जो सेल होता है ना, वो ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम वेरियस स्टेजेस से गुजरता है। ठीक है, उसने डिवाइड भी करना है, उसने मल्टीप्लाई भी करना है, उसने फिर स्टेबल मतलब स्टॉप भी करनी है अपनी मल्टीप्लिकेशन को, फिर एक पॉइंट पर उसने वैसा का वैसा रहना भी है। इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं सेल साइकिल। यानी द की प्रोसेस ऑफ प्रोलिफरेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, माइटोसिस, ठीक है, इज नोन एज सेल साइकिल। अब इस सेल साइकिल में होता क्या है? इस सेल साइकिल में बेसिकली ये होता है कि आपके जो सेल्स हैं ना, वो डिफरेंट फेजेस से गुजरते हैं। सबसे पहले जो आपके पास फेज आता है वो आता है G1 फेज। G1 फेज में क्या होता है कि सेल ग्रो करता है। सेल ग्रो करता है और ग्रो करके वो एक नई सेट ऑफ ऑर्गेनेलीज और प्रोटीन्स बनाता है, जिसको हम डॉटर सेल्स कहते हैं। ठीक है, इस फेज में सेल जो होता है ना, वो स्टेबल होता है। ठीक है, यानी सेल आपका अब आराम से ग्रो कर सकता है। ठीक है,
उसके बाद आपके पास आता है नेक्स्ट एस फेज। अच्छा, ये सवाल पेपर में अक्सर आता है कि G1 और G2 के दरमियान में कौन सा फेज है, तो दैट इज एस फेज। ठीक है, पेपर में ना वो आपसे स्पेसिफिकली ये नहीं पूछते कि कौन से फेज में क्या होता है, लेकिन हाँ ये क्वेश्चंस आ जाते हैं हर फेज का। तो हर फेज का वो आपसे ये पूछ लेते हैं, अच्छा इसका कौन सा ऑर्डर है, G1 और G2 के दरमियान में कौन सा फेज है। ठीक है, या फिर वो आपसे ये पूछ लेते होते हैं अक्सर कि आपके पास एक फेज़ है, ठीक है, उसमें आप सेल जो है वो रेप्लिकेट कर रहा है, वो कौन सा फेज़ है, इस तरीके से पूछ लेते होते हैं। तो हमने सबसे पहला फेज़ किया है हमारे सेल साइकिल का, विच इज़ G1 फेज़। G1 फेज़ में क्या होगा, सेल ग्रो करेगा। उसके बाद जो दूसरा फेज़ है ना आपके पास, वो है सिंथेसिस फेज़, यानी एस फेज़। अब सेल ने ग्रो किया है, ग्रो करके इसने अपने अंदर बनाया है डीएनए। ठीक है, तो ये जिसमें सिंथेसिस हो रही है ना डीएनए की, दैट इज एस फेज। उसके बाद आ जाता है आपके पास G2 फेज। G1 में क्या था, सेल ग्रो, उसके बाद सिंथेसिस ऑफ डीएनए, उसके बाद G2 में क्या है कि सेल की ग्रोथ कंटिन्यू की है और स्पेशल प्रोटीन्स बने हैं और माइटोसिस की तैयारी हो रही है। ठीक है, और एम फेज जो है उसमें माइटोसिस हो रहा है। ठीक है, सेल ने अपने डीएनए को स्प्लिट किया है, माइटोसिस हुआ है। उसके बाद एंड पे आपके एक आता है साइटोकाइनेसिस फेज। साइटोकाइनेसिस फेज में क्या है कि सेल विल कंप्लीटली डिवाइड इनटू टू सेल, यानी एक सेल से दूसरा अब बन चुका है। अल्टीमेटली बेसिकली क्या है कि आपका जो एक सेल है ना, उसका गोल है कि मैंने अपने से दूसरा बनाना है। अपने से दूसरा उसने कैसे बनाना है कि पहले जो G1 फेज है उसके अंदर उसने बेसिकली ग्रो करना है। ग्रो करने के बाद उसने क्या करना है कि उसने सेलुलर डीएनए को रेप्लिकेट करना है। ठीक है, सिंथेसिस करनी है डीएनए की। फिर उसने क्या करना है, फिर उसने माइटोसिस के लिए प्रिपेयर करना है खुद को, और माइटोसिस करनी है, यानी अब डीएनए बना लिया ना अपना, तो उस डीएनए को 1 से 2 बनाना है। जब वो 2 बन जाएगा तो फिर वो कंप्लीट कर लेगा इस रेप्लिकेशन को बाकी की चीज़ें बना के। ये आपका सेल साइकिल है। अब सेल साइकिल के बाद आते हैं आपके पास टाइप्स ऑफ सेल, यानी हर सेल भी नहीं है हमारी बॉडी में जो डिवाइड करता हो। ठीक है, कुछ सेल्स ऐसे हैं जो डिवाइड नहीं करते। व्हाट आर दो सेल्स, दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, लेबाइल सेल्स, स्टेबल सेल्स और परमानेंट सेल्स। जो आपके परमानेंट सेल्स हैं ना, वो बेसिकली क्या करते हैं, वो G0 फेज में रहते हैं। G0 फेज वो होता है जिसमें क्या होता है कि वो सेल साइकिल में एंटर ही नहीं होते। ठीक है, एक दफ़ा ये सेल्स ख़त्म हो गए ना, तो फिर ये दोबारा नहीं आएंगे, हैंस द नेम परमानेंट। परमानेंट सेल्स वो सेल्स होते हैं जो नॉन डिवाइडिंग होते हैं, अगर उनकी इंजरी हो जाए वो दोबारा कभी नहीं बन सकते। जैसे न्यूरॉन्स हो गए, लेंस हो गए, मसल्स हो गए, ये एक दफ़ा ख़त्म हो गया ना, ये दोबारा नहीं बनेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो दूसरे टाइप के सेल्स आते हैं ना, वो आपके पास आते हैं स्टेबल सेल्स। स्टेबल सेल्स का दूसरा नाम है क्वेसेंट सेल्स। ये जो क्वेसेंट सेल्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये G1 से G0 में जा सकते हैं, मतलब दे एंटर G0 से G1 में जा सकते हैं। मतलब क्या होता है कि दे एंटर G1 फेज। इसका क्या मतलब है, परमानेंट सेल का तो आपको पता है, कोई इंजरी हो गई ना, वो दोबारा नहीं कभी भी बनेगा, वो ख़त्म हो जाए। लेकिन जो स्टेबल सेल है ना, कोई इंजरी हो गई ना, तो वो अपने आप को दोबारा से बना सकता है। ये होता है स्टेबल सेल। वो हाइपरट्रॉफी या हाइपरप्लेजिया करके अपनी इंजरी को ठीक कर सकता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स आ जाते हैं आपके पास, लिवर के सेल्स, किडनी के सेल्स, पैंक्रियास के सेल्स। ये वो सेल्स हैं कि अगर इनमें कोई थोड़ी सी भी इंजरी हो जाती है ना, तो ये अपने आप को जो है दोबारा रीजनरेट कर लेते हैं, या हाइपरट्रॉफी या हाइपरप्लेजिया हो सकता है इनमें। फिर होते हैं लिबाइल सेल्स। जो आपके लिबाइल सेल्स होते हैं ना, ये वो सेल्स होते हैं जो कंटिन्यूसली डिवाइड करें, चाहे इंजरी हो रही है नहीं हो रही, ये ग्रो करी जा रहे हैं। जैसे आपके ब्लड सेल्स हो गए। अब ब्लड सेल्स का क्या है, सबको पता है ब्लड सेल्स ने बनना ही बनना है। तो बेसिकली क्या है कि लिबाइल सेल्स आर दो सेल्स
जिसमें हमें पता है कि ये ब्लड सेल्स हैं, इन्होंने बनना ही बनना है, या स्किन है, इसने कंटिन्यूसली जो है वो डिवाइड होते रहना है। स्किन पे कट लग जाए कितनी जल्दी हील हो जाता है, क्यों? क्योंकि वो लिबाइल सेल्स हैं, नेल्स हैं, ठीक है, नेल बेड है, तो इसके सेल्स दे आर लिबाइल सेल्स बेसिकली।